हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस जजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन को समझ लेते हैं जो इस लैंडमार्क जजमेंट में यूज की गई थी। 2018 में चेक बाउंस केसेस में एक नया प्रोविजन आया था जिसका नाम है सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सेक्शन हमें ये क्लियर करता है, ये बताता है कि जब कंप्लेनेंट कोई 138 का केस डालता है, यदि कोर्ट को लगता है कि कंप्लेनेंट का चेक बाउंस होने के बाद लॉस हुआ है और एक्यूज को कंप्लेनेंट की भरपाई करनी चाहिए, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोविजन रखा गया कि कंप्लेनेंट को 20% का इंटरिम कंपनसेशन एक्यूज से मिलना चाहिए। अब हम अपने लैंडमार्क जजमेंट के फैक्ट्स पर आ जाते हैं। इस केस में दो लोगों के बीच लेन देन हुआ। कंप्लेनेंट को सेकंड पार्टी की तरफ से 2,20,00,000 का चेक दिया गया। कंप्लेनेंट ने जब ये चेक बैंक में लगाया तब वो चेक बाउंस हो गया। जब रिटर्न मेमो आया तो कंप्लेनेंट ने अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजा। यहाँ पर आई विल गिव यू इंपॉर्टेंट टिप, जब भी हमारे पास रिटर्न मेमो आता है तब हमें विदिन 30 डेज तब हमें लीगल नोटिस अपोजिट पार्टी को विदिन 30 डेज सेंड करना होता है। नाउ कम बैक टू आवर केस। लीगल नोटिस भेजने के बाद 15 दिन का समय दिया गया। यदि आप मुझे पैसे रिटर्न कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो हम कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। अपोजिट पार्टी से पेमेंट नहीं आती है तब फाइनली कंप्लेनेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंच जाते हैं फॉर फाइलिंग केस अंडर CRPC सेक्शन 138 NI एक्ट। जब कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तब कोर्ट राकेश रंजन श्रीवास्तव को सम्मन इशू करती है। इसी बीच कंप्लेनेंट एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट के अंडर। कंप्लेनेंट अपनी एप्लीकेशन में प्रेयर करते हैं कि आई वांट 20% कंपनसेशन फॉर द चेक बाउंस केस एज ए इंटरिम कंपनसेशन। मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट है इसलिए मुझे 20% कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए। कंप्लेनेंट ने कहा कि मेरा ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, इस लॉस को रिकवर करने के लिए और अपने कोर्ट के खर्चे निकालने के लिए मुझे एज अ इंटरिम कंपनसेशन 20% अमाउंट मिल जाना चाहिए। इस एप्लीकेशन को मानते हुए कोर्ट एक ऑर्डर पास करती है। कोर्ट अपने ऑर्डर में 10 लाख रुपीस का इंटरिम कंपनसेशन एक्यूज को पे करने के लिए बोलती है विद इन द 60 डेज। अब 10 लाख का फिगर कहाँ से आया, इसके लिए कोर्ट ने कोई जस्टिफिकेशन, कोई पॉइंटर्स नहीं दिए। कोर्ट ने बस इतना बताया कि एज पर द सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट हमारे पास पावर है कि हम 20% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द चेक हम एज अ इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं क्योंकि कंप्लेनेंट का काफी लॉस हुआ है। इसी बिहाफ पर हम 10 लाख का ऑर्डर पास करते हैं जिसमें एक्यूज्ड को कंप्लेनेंट को 10 लाख रुपए एज अ कंपनसेशन देनी है। अब एक्यूज्ड इस 10 लाख के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन लगाते हैं और एक्यूज अपनी कंप्लेंट में ये क्लियर करते हैं कि जो ये 10 लाख का ऑर्डर पास किया गया है ये सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट का वायलेशन है। बट सेशन कोर्ट से उनकी रिवीजन पिटीशन डिसमिस हो जाती है। इसके बाद भी एक्यूज ने हार नहीं मानी। एक्यूज पहुंचते हैं हाई कोर्ट और अनफॉर्चुनेटली उनकी वहां पे भी पिटीशन डिसमिस हो जाती है। अब फाइनली एक्यूज्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं इसी ऑर्डर के अगेंस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आने के बाद एक्यूज के काउंसिल बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट करते हैं। वो अपने आर्ग्यूमेंट में ये बताते हैं, एक्यूज के काउंसिल ने कहा कि सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट में एक वर्ड यूज किया गया है मे, एंड दिस वर्ड इंडिकेट्स मे नॉट शेल। मे मीन्स यदि कोई कंप्लेनेंट 138 में केस लेकर आता है तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 20% तक अमाउंट एज अ इंटरिम ऑर्डर दिलवा सकते हैं। बट मे का वर्ड है, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपको हर केस में कंपनसेशन अलाउ करना ही पड़ेगा। सेकेंडली, कोर्ट को कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो चेक करना चाहिए जब वो इंटरिम ऑर्डर पास करते हैं। जब कोई एविडेंस ही नहीं है तब मैं किस बेसिस पर, किस बिहाफ पर 20% इंटरिम ऑर्डर मान लूं और कैसे मैं 10 लाख रुपए दे दूं जबकि मैंने कभी कोई उधार लिया ही नहीं। इसके बाद कंप्लेनेंट के काउंसिल ने आर्ग्यूमेंट की और काउंसिल ने कहा कि सर, जब सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट इनेक्ट किया गया तब उसका पर्पस था कि कंप्लेनेंट को इनिशियली रिलीफ मिलना चाहिए, इसीलिए इंटरिम ऑर्डर पास करने के लिए इस सेक्शन का इनेक्टमेंट हुआ। जब कंप्लेनेंट ऑलरेडी इतना लॉस सफर कर चुका है तो कम से कम उसे कुछ रिलीफ एज ए इंटरिम ऑर्डर जरूर पास कराना चाहिए। यही इस सेक्शन का मोटिव है और पर्पस है। साथ ही 139 ऑफ NI एक्ट में ये क्लियर किया गया है कि एक्यूज के ऊपर अब बर्डन ऑफ प्रूफ है कि अब उसे शो करना है, उसे प्रूफ करना है कि कैसे उसने ये लोन नहीं लिया। और इन दोनों ही प्रिजम्पशन और सेक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे 10 लाख का इंटरिम ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद एक कंक्लूजन पर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट के बारे में डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट इसलिए लाया गया था कि अक्सर देखा गया है कि कंप्लेनेंट को
चेक बाउंस के केस में काफी लॉस होता है और केस चलने में काफी टाइम लगता है। ज्यादातर केसों में 8 से 10 साल लग जाते हैं, जिससे कि कंप्लेनेंट के लॉस की भरपाई नहीं हो पाती। कंप्लेनेंट को कुछ हद तक कुछ फाइनेंशियली रिलीफ मिल जाए, जिससे कि केस लड़ने के लिए उसे कुछ सहायता मिले, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात पर एक बहुत ही अच्छी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन में बहुत ही क्लियरली लिखा गया है मे, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जब भी ये कोई ऑर्डर पास करें, कंप्लेनेंट के केस में एविडेंस को जरूर देख लें। यदि लगता है कि केस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तभी एक्यूज के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। बट यदि केस में एविडेंस का अभाव है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उन्हें ये ऑर्डर पास करना ही होगा, और ये बात सभी को समझनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इंटरिम ऑर्डर के नाम पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को 20% कंपनसेशन देना ही होगा। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 148 के बारे में बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 143A एक प्री कन्विक्शन स्टेज है, जबकि सेक्शन 148 एक आफ्टर कन्विक्शन स्टेज है। सेक्शन 148 में जब कन्विक्शन हो जाता है, तब ट्रायल कोर्ट 20% अमाउंट एज ए इंटरिम ऑर्डर पास करा सकती है, क्योंकि उसमें कन्विक्शन हो चुका है। सेक्शन 148 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जस्टिफिकेशन होता है, जिसमें एक्यूज्ड अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशन को मानता है, कन्विक्ट करता है। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कन्विक्शन के बेसिस पर इंटरिम ऑर्डर 20% पास कर सकती है। जबकि सेक्शन 143 में तो अभी ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये प्री ट्रायल स्टेज है। जब तक एलिगेशन प्रूफ नहीं हो जाता, कोर्ट कोई ब्लैंकेट ऑर्डर पास नहीं कर सकती। सेक्शन 148 में कोर्ट के पास ज्यादा पावर है, क्योंकि उसमें कन्विक्शन हो चुका है, जबकि 143A ऑफ NI एक्ट में कोर्ट के पास कम पावर है, क्योंकि इसमें अभी एलिगेशन प्रूफ नहीं हुआ, कन्विक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को डायरेक्शंस दी कि इस एप्लीकेशन को दोबारा से डिसाइड किया जाए और उसके बाद प्रोसीड किया जाए। इस केस को डिसाइड करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ गाइडलाइंस दी, जिन्हें मैं आपको बहुत शॉर्ट में क्लियर करती हूँ। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 143A ऑफ NI एक्ट एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, इट इज नॉट मैंडेटरी। इस सेक्शन में मे वर्ड यूज किया गया है, शेल नहीं, इसीलिए कोर्ट बाध्य नहीं है कि उसे इंटरिम ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। यदि कोर्ट के पास सफिशिएंट रीजंस हैं, सफिशिएंट एविडेंस हैं, उन्हीं के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेक्शन 143 में कोई ऑर्डर पास कर सकती है। नंबर 2, जब भी कोई कंप्लेनेंट 143 ऑफ NI एक्ट की एप्लीकेशन लेकर आता है और कोर्ट को ये लगता है कि इसमें स्पेसिफाइड ग्राउंड्स बनते हैं इस केस के लिए, तब कोर्ट के पास ये पावर है स्ट्रॉन्ग रीजंस के बेसिस पर, ग्राउंड्स के बेसिस पर, कि इस केस का ट्रायल चलना चाहिए, और ऐसे में कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। अब थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट से ही निकल कर आता है कि जब भी कोई कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास करेगी, इंटरिम ऑर्डर के लिए कोई भी कोर्ट ऑर्डर पास करती है, तब कोर्ट को क्वांटम ऑफ अमाउंट स्पेसिफाइड करने के रीजंस बताने होंगे कि किस बिहाफ पर, किस बेसिस पर, किस क्वांटम पर इंटरिम ऑर्डर का अमाउंट डिसाइड किया गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके बहुत काम आएंगे, यदि आप कंप्लेनेंट है तब भी, एक्यूज्ड है तब भी। यदि आप सेक्शन 143 ऑफ NI एक्ट की एप्लीकेशन लगाते हैं, आप कंप्लेनेंट हैं, तो आप एक रिटन एप्लीकेशन लगा सकते हैं विद द ग्राउंड्स, विद द रीजनिंग, विद द प्रूफ, जिससे कि ट्रायल कोर्ट को एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए ग्राउंड्स मिल जाएं और कोर्ट के लिए एप्लीकेशन डिसाइड करना ईजी हो जाए, जिसमें आप अपनी सिचुएशन, अपने क्राइटेरिया, अपने एविडेंस साथ में शो कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप एक्यूज्ड हैं, जब आपके अगेंस्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है, तब आप उस ऑर्डर को देखिएगा। यदि उसमें कोई स्ट्रॉन्ग रीजनिंग कोर्ट के द्वारा नहीं बताई गई है, क्वांटम के ऊपर रीजनिंग नहीं दी गई है, एविडेंस को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ऐसे में आप हायर कोर्ट में इमीडिएटली इस ऑर्डर को चैलेंज कर दें। आई एम वेरी श्योर कि बिना जस्टिफिकेशन के ऑर्डर के इस एप्लीकेशन में स्टे मिल जाएगा। आई होप इस केस को सुनने के बाद आपको काफी क्लैरिटी आई होगी और इस केस के फैक्ट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए अब नेक्स्ट केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस इंपॉर्टेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज किया है। यस, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, आर्टिकल 142। चलिए इस केस को इन डेप्थ समझते हैं। जजमेंट का नाम है AS फार्मा प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस नियति मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में भी 138 ऑफ NI एक्ट के केस के सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चेक बाउंस होता है। कंप्लेनेंट पहुंचते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास, केस का ट्रायल चलता है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। लास्ट में रिस्पोंडेंट पार्टी कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देती है। यहाँ कंपाउंडिंग से मतलब है सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन देना रिस्पोंडेंट की साइड से। सेटलमेंट के बाद रिस्पोंडेंट के द्वारा कंप्लेनेंट को विद इंटरेस्ट रकम चुका दी जाती है। अब फाइनल रीच पहुंचने के बाद इस केस में 147 ऑफ NI एक्ट को इन्वोक किया जाता है कंप्लेनेंट के थ्रू। इसमें ट्रायल कोर्ट से भी ऑर्डर आता है कि हम
कंपाउंडिंग के एप्लीकेशन को खारिज करते हैं क्योंकि कंप्लेनेंट अपनी सहमति कंपाउंडिंग के लिए नहीं दे रहे हैं। मैटर हाई कोर्ट पहुंच जाता है। हाई कोर्ट सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, वन अनदर इंपॉर्टेंट टिप, सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी अब बीएनएस के तहत 528 हो गया है। हाई कोर्ट सेक्शन 528 को यूज करते हुए इस चेक को खारिज कर देती है, मींस इस केस को क्वैश कर देती है। सेक्शन 528 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट के पास पावर है कि कोर्ट किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश कर सकती है। इसी सेक्शन को यूज करते हुए ये मैटर डिसमिस कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है। हाई कोर्ट इस केस को डिसमिस करते हुए रीजनिंग देती है कि चाहे कंप्लेनेंट अपनी सहमति दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस बात से कोई मैटर नहीं है। मेन पॉइंट इज कि अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया गया है, इसलिए हम इस केस को डिसमिस करते हैं। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट दिया इस ऑर्डर को पास करते समय। हाई कोर्ट ने कहा इस बात से मैटर नहीं करता कि कंप्लेनेंट अपनी सहमति इस केस के लिए दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मेन पॉइंट इज रिस्पोंडेंट पार्टी ने विद इंटरेस्ट अपना अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है, इसीलिए इस केस को क्वैश किया जाता है। फेयर इनफ। बट फाइनली कंप्लेनेंट पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकाल कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्टली कहा कि सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंडर कंपाउंड करने का ऑप्शन है अंडर सेक्शन 147 ऑफ एनआई एक्ट, बट इसमें कंप्लेनेंट पार्टी की सहमति भी अनिवार्य है। बिना कंप्लेनेंट की सहमति लिए केस को कंपाउंड नहीं किया जा सकता, ये बात सही है और इस बात को हम सभी को मानना होगा। बट ये केस आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट केस है और फाइनली इस केस का टर्निंग पॉइंट यही है। अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज आर्टिकल 142 की पावर्स केवल सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सारी पेमेंट हो चुकी है, विद इंटरेस्ट पेमेंट हो चुकी है, तो एक्यूज को सफर क्यों करना चाहिए? कानून किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं है। इसी बात को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को यूज किया और इस केस को खारिज कर दिया। इस केस से आपके लिए समझने वाली बात यह है कि यदि आप एक्यूज्ड हैं और आपने भी कंप्लेनेंट को अमाउंट पे कर दिया है, उसके बाद भी यदि कंप्लेनेंट कंपाउंडिंग के लिए आपको सहमति नहीं दे रहा है और अननेसेसरी आपको कोर्ट में ड्रैग आउट कर रहा है, तब आप भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आर्टिकल 142 की पावर्स को यूज कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली डिफेंड योरसेल्फ एंड योर केस इन द कोर्ट। I hope this information is useful in your case. Thank you for watching this video. Stay happy and stay alive.